हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएससी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 20 आपका एग्जाम जो है हुआ है 2020 में, लेकिन इसका जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो आपका 2019 में हुआ था। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल 2019 का एग्जाम 2020 में हुआ था और इन्हीं क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि एसएससी सीएचएसएल 2020। ठीक है, एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है आपका वो हुआ है 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, और इसके बाद जो है कोविड की वजह से जो है एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ था और फिर एग्जाम आपका अक्टूबर मंथ में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने शिफ्ट वाइज करके यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। 17 मार्च के तीनों शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का कर लिया है हम लोगों ने सॉल्यूशन। 18 मार्च के भी तीनों शिफ्ट का हम लोगों ने कर लिया है। 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग करेंगे थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग अक्टूबर मंथ में जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं उनका यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा पूरे डिटेल में। इसके अलावा जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है ईयर वाइज करके। 2016 हम लोगों ने पीटी और मेंस दोनों किया है। पीटी आपका 25 क्वेश्चंस, मेंस में आपको सीजीएल मेंस में 200, सीपीयू मेंस में 200 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर 2019 में भी हम लोगों ने पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन किया है। इसमें आपको स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस का अगर एग्जाम कंडक्ट हुआ होगा तो उसका भी जो है वहां पर सॉल्यूशन किया गया है। और हम लोगों ने किया है 2018 के सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एमबी पब्लिकेशन से 16, 19, 18 और हम लोगों ने 2020 के सीजीएल पीटी का भी कर लिया है और अभी हम लोग 2020 के सीएचएसएल का यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबका जो है यहाँ पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और जिस ईयर का भी आपको देखना है सॉल्यूशन आप जाकर उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सारे एकदम पूरे डिटेल में समझाए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग हर एक क्वेश्चन को, हर एक सेंटेंस को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, द मैनेजर वाज रेफरिंग अबाउट the previous instances of loss to the employees during his address। यानी कि जो मैनेजर हैं वो जब आए थे अपना भाषण देने तो वो एम्प्लॉय को बता रहे थे कि जो हमारे प्रीवियस जो लॉसेस हुए हैं उनके बारे में वो चर्चा कर रहे थे अपने एम्प्लॉयज से। ठीक है, रेफर का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में उल्लेख या फिर चर्चा करना। ठीक है, और रेफर के साथ जो है हम प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए अबाउट का यूज हुआ है तो ये एरर हो जाएगा आपका। अबाउट की जगह आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, यानी कि जो एरर है वो है आपका पार्ट डी में। अबाउट की जगह आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। रेफर के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशंस का लेसन जो है अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहां पर मिलेगा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, आपको सारे जो है एक जगह मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको नीचे वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना यानी कि पर्यायवाची शब्द। पेनियोरी का इसका मतलब होता है दरिद्रता। ठीक है, गरीबी ऑप्शन देखते हैं, पोवर्टी यानी कि गरीबी, तो सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। कंपैटिबिलिटी इसका मतलब क्या होता है, अनुकूलता। टेम्परलिटी इसका मतलब होता है सामयिक प्रकृति। और रीडेबिलिटी यानी कि पठनीय, जिसे आप पढ़ सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो सारे वर्ड्स आपके लिए देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एसएससी अभी क्या किया है, आपके सामने ये ऑप्शन के रूप में दिया है। अगले शिफ्ट में या फिर अगला जो एग्जाम आपका होने वाला है, सीएचएसएल का आपका एग्जाम अप्रैल मंथ में होने वाला है, सीजीएल का आपका एग्जाम मई मंथ में होने वाला है, प्रीलिम्स दोनों का। ठीक है, तो हो सके आपके सामने ये जो ऑप्शंस हैं यही आपके सामने जो है क्वेश्चन बनकर आ जाए, इसलिए जो है आपके लिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लेसन को कंप्लीट देखिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा आपका 25 मिनट लेते हैं मैक्सिमम, और इसमें जो है हम 25 क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में सॉल्यूशन कराते हैं। ये हम जो है मिनिमम टाइम लेते हैं ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम समय में सीखें, क्योंकि आपको और भी सेक्शंस पर ध्यान देना है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी एक सेक्शन पर जो है पूरा ध्यान ना देकर आप चारों सेक्शंस पर ध्यान दीजिए, तभी आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि हर एक सेक्शन में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तभी आपका मेरिट बनने वाला है। आज के कट ऑफ जितना जा रहा है आप सभी देख रहे हैं, इसलिए जो है किसी एक
पेपर में जो आप अगर एवरेज भी रहेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन 3 पेपर में आपको परफेक्ट बनना ही बनना होगा जिस हिसाब से अभी कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझ, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को आपको यहाँ पर चूज करना है। इराडिकेशन, इसका मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी कि जड़ से मिटाना। मैनिपुलेशन, यानी कि हेरा फेरी करना, जोड़ तोड़ कर बात करना। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है घोषणा, प्रदर्शन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। रेगुलराइजेशन, यानी कि नियमितता। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑल्दो दे रिसर्च फॉर एन आवर, यानी कि उन्होंने खोजा 1 घंटे के आसपास। दे वेर नॉट एबल टू फाइंड द फिल इन द ब्लैंक इजिली। लोकेशन मतलब क्या हो गया, उनका स्थान। वेयर अबाउट्स, यानी कि उनका ठिकाना। स्पेस, यानी कि जगह। मीटिंग, यानी कि मिलना, मुलाकात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है, उनका जो लोकेशन है वो आसानी से जो है वो नहीं पा सके। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे के लिए है कि आपको कंप्रेहेंशन दिया गया है और इसे फिल करना है। ठीक है, आर्ट इज द यूज ऑफ, आर्ट जो है यानी कि कला जो है, इज द यूज ऑफ फिल इन द ब्लैंक, क्रिएटिविटी, डिस्ट्रक्शन, इंटॉक्सिकेशन या फिर इमोशन। तो आर्ट क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, यूज ऑफ क्रिएटिविटी, आप अपने रचना को जो है दिखाते हैं कि हम, ये मेरा आर्ट है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो डिस्ट्रक्शन यानी कि नाश, इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा, इमोशन यानी कि भावना। तो आर्ट इज द यूज ऑफ क्रिएटिविटी, अ स्किल एंड इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और इमोशनली। तो आर्ट क्या है, कला क्या है, एक क्रिएटिविटी यानी कि रचना है आपका, स्किल है यानी कुशलता, इमेजिनेशन है यानी कि आप जो है कुछ कल्पना करते हैं, टू क्रिएट समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल यानी कि आप ऐसा क्रिएट करते हैं कि कोई चीज जो है वो खूबसूरत है, और इमोशनली यानी कि भावना के रूप में जो है वो क्या है, तो भावना के रूप में वो इमेजिनेटिव है, टेम्पटिंग है, क्रिएटिव है या फिर कंफर्टिंग है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि कंफर्टिंग के साथ। ठीक है, यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि कंफर्टिंग के साथ। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे आर्ट इज द यूज ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि वो जो है आपका रचना का जो है यूज है, आपका कला, स्किल एंड इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और इमोशनली कंफर्टिंग, यानी कि वो जो है आपको भावनात्मक रूप में जो है वो आपको सुकून देता है, आराम देता है। ठीक है, और वो सुंदर भी है। ठीक, दिस डेफिनेशन नीड्स टू बी एक्सपेंडेड, यह जो उदाहरण है इसको जरूरत है कि हम इस चीज को और बढ़ाएं। एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना, वृद्धि करना। ठीक, इफ यू फिल इन द ब्लैंक अ लिटिल, डिग, लुक, प्ले और मूव। तो यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि डिग के साथ। इफ यू डिग अ लिटिल डीपर, यानी कि आप जितना ज्यादा अंदर इस चीज में घुसेंगे, यानी कि आप अपने कला को जो है आप जितना और उसमें कोशिश करेंगे, यू विल सी दैट एनी स्किल कैन बी कंसिडर्ड एन आर्ट। तो ये जो आपका स्किल है यानी कि ये जो कुशल है, कुशलता जो आपकी है वो आपके आर्ट के रूप में देखा जाता है, यानी कि आपके कला के रूप में। आप जितना उस पर काम करेंगे आप उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो स्किल है वो आपका अब आर्ट बन जाएगा, यानी कि कला हो जाएगा, आप उसमें जो है बेहतर ही करेंगे हमेशा। ठीक, उसके बाद जो आगे है कि उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में आपको ऑप्शन है कॉमनली, आउट, एट द आउटसेट, पार्टिकुलरली या फिर जेनरली। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्टिकुलरली, यानी कि विशेष रूप से, पार्टिकुलरली विशेष रूप से। इफ यू एक्सरसाइज अ लिटिल, अगर आप थोड़ा सा जो है इस पर एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कॉमनली यानी कि समानता, एट द आउटसेट, एट द आउटसेट ये आपके लिए ईडियम है, इसका मतलब होता है एट द स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एट द आउटसेट मतलब कि प्रारंभ से। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे पार्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, अगर आप थोड़ा सा भी इस पर मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं। उसके बाद ऑप्शंस हैं डिजायर, ड्रीम, होप या फिर इमेजिनेशन। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि इमेजिनेशन के साथ, अ लिटिल इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इन द प्रोसेस। अगर आप इस पर जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और अपने इमेजिनेशन को रखते हैं तो आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। बाकी ऑप्शंस हैं डिजायर यानी कि इच्छा, ड्रीम यानी कि सपना, होप यानी कि आशा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड जो चूज करना है पैलिएटिव, इसका मतलब क्या होता है, पैलिएटिव मतलब होता है शांति देने वाला। ठीक है, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। लिक्यूरेटिव, लिक्यूरेटिव
यहाँ पे ई की जगह जो है आपको ए का यूज करना होता है। इसका मतलब होता है लाभप्रद, यानी कि जो आपको लाभ पहुंचाए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, यानी कि आप सालों साल सो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सोमनोलिज्म, इसका मतलब होता है नींद में चलना। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा, यानी कि सालों साल सोते हैं। जैसे कि ये जो वर्ड है यूज होता है आपका लैपटॉप में, या फिर अगर आप पीसी यूज करते हैं तो ये वर्ड आता है आपका हाइबरनेशन। जब आप टर्न ऑफ करते हैं स्विच लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हाइबरनेशन, यानी कि आप जो है ये जो है ऐसा निद्रा होता है जिसमें आपका कंप्यूटर तो ऑन है लेकिन वो स्लिप हो जाता है, यानी कि उसका जो स्क्रीन है वो बंद हो जाता है। हाइबरनेशन आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन 12 में अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द वॉल फेल डाउन विद अ बिग बैंग, यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। जो वॉल है यानी कि जो दीवार है वो गिर गया एक बड़े धमाके के साथ। बैंग यानी कि धमाका। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो मम यानी कि बड़बड़ाहट। हिश मतलब कि फुफकारना। स्क्रीच मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब होता है फटा आवाज। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। एज लॉन्ग टू, यहाँ पर देखिए कल हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड्स हैं एक साथ हम लोग यूज करेंगे। बीच में जो आपका आएगा वर्ड इसे हम छोड़ेंगे और यहाँ पर जो ये दोनों वर्ड जो है हम लोग सेम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? एज हाई एज, इन एज मच, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। सो लॉन्ग एज या फिर एज हाई एज। हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं कि as long to funding is not made available our construction dreams have been deferred। तो देखिए अगर हम हाई का यूज करेंगे तो हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? जितना लंबा। तो जितने लंबे समय तक हमारे फंड को जो है नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो फंडिंग है वो प्रदान नहीं किया जाएगा, तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन है यानी कि जो बनावट चल रही है वो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लंबे समय तक फंडिंग को रोका जाएगा, तो लंबे समय तक के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि एज लॉन्ग एज। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। नीदर फिश नॉर फॉल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑफ इनडेफिनिट कैरेक्टर एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है वो समझ से परे है कि आप जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर नाइदर परचेज नॉर ग्रोन, यानी कि आपने खरीदा नहीं और उसे उत्पन्न नहीं किया। समथिंग विच कैन नीदर बी सप्लाइड, यानी कि आप जो है उसे सप्लाई भी नहीं करते हैं और उसे इजिली अवेलेबल भी नहीं करते हैं। समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज्ड इजिली नॉर बी एक्सेप्ट बिफिटिंगली, यानी कि आप जो है आपका कैरेक्टर जो है वो कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है कि आप जो है किस प्रकार के हैं, और फिर भी जो है आपकी वहां पर जो है एक्सेप्ट और नहीं आपको जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है एकदम सही रूप से। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि आपके कैरेक्टर को सही तरीके से नहीं समझा जा रहा है। ठीक है, और ना ही आपको स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आपका कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा तभी लोग आपको जो है स्वीकार करेंगे। तो आपका कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है इसलिए जो है आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। पृथ्वी लाइक्स बेसबॉल एज लॉन्ग एज सी लाइक्स क्रिकेट, एज लॉन्ग एज सी लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर देखिए लॉन्ग किसको संबोधन करने के लिए हो रहा है? लाइक करने के लिए। ठीक है, तो लाइक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे मच का। लाइक एक अनकाउंटेबल। ठीक, तो यहां पर उसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? मच का यूज करना। तो अगर आपको ये चीज याद है आप अपना ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और आ जाएंगे ऑप्शन डी पे। पृथ्वी लाइक्स बेसबॉल एज मच एज सी लाइक्स क्रिकेट, यानी कि जितना पृथ्वी जो है बेसबॉल जितना पसंद करता है उतना ही वो क्रिकेट को पसंद करती है, तो उतना ही उससे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक अनकाउंटेबल हम जाएंगे मच के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। अनवर्दी, इसका मतलब क्या होता है? अयोग्य। ऑप्शंस देखते हैं इसका विपरीत क्या होगा। ट्रस्टवर्दी यानी कि भरोसेमंद, हेल्पफुल यानी कि मददगार, अनस्किल्ड यानी कि अकुशल, डिजर्विंग यानी कि योग्य। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाकर जो है ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से जाइए और लेसन को पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको
वहाँ पर डेली आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस तरह से जो है पीडीएफ बनाकर वहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ये सारे पीडीएफ्स आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड है मेरिट्रियस, इसका सिनोनिम क्या होगा, अर्थ क्या है, एंटोनिम, इसे कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, इसका पीडीएफ आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारे एमबी पब्लिकेशन है, इट मीन्स कि आपको सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स आपको एक प्रकार से वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द लायन आस्क द लायनेस, यहाँ पर देखिए आस्क, तो ये वाला पार्ट जो है हम भी पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी कि विल की जगह हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अगर आपको ये चीज याद है तो आप अपने ऑप्शन बी को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ देखिए विल का यूज हुआ है, ठीक। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे और उसके बाद राइट आंसर पे आ जाएंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा था परसों के लेसन में, अगर आपको याद है कि ये पार्ट अगर इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, तो इस पार्ट को यानी कि जब हम लोग इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव जो है नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम WHO फैमिली और उसके बाद अपना मेन सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो बाकी ऑप्शंस को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एलिमिनेट, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए वेयर शी वुड हाइड और वेदर शी वुड हाइड हरसेल्फ अनटिल ही रिटर्न्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या अब हमारा राइट आंसर होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है ये आप देखिए। द लायन आस्क्ड द लायनेस, द लायन आस्क्ड द लायनेस वेयर शी वुड हाइड हरसेल्फ अंटिल ही रिटर्न्ड। द लायन आस्क्ड द लायनेस वेदर शी वुड हाइड हरसेल्फ अंटिल ही रिटर्न्ड। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है वेदर का, और इसमें जो है वेदर का यूज नहीं हुआ है। तो ये चूंकि आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज द इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, कुपोषण। ये तो आपका वर्ड हो गया सिनोनिम एंटोनिम के रूप में। अब यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। तो वन ऑफ के बाद हम लोगों ने सीखा है कि अपना नाउन जो है हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। तो रीजन की जगह हम क्या यूज करेंगे, रीजन्स का यूज करेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एरर है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। क्वेश्चन 19, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस दिया गया है और उसे आपको अरेंज करना है। इसके लिए हम लोग क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उसके बाद कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि इसमें बात हो रहा है, इसमें जो हो रहा है बात वो किसके बारे में बात हो रहा है, वो बात हो रहा है कि पूनम के बारे में, ठीक है। एक लेडी है पूनम, उनके बारे में ही यहाँ पर बात होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं कि इनके बारे में बात हो रहा है तो आपको इसी के बारे में जो है कनेक्ट करना है, ठीक। तो पूनम यानी कि सी से आपका सेंटेंस शुरू होगा। ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया। अब रिमेनिंग है ये तीन ऑप्शन, ठीक। सी यानी कि पूनम द क्लास टीचर वाज वेरी मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर स्टूडेंट्स। यानी कि पूनम जो क्लास टीचर है उन्हें सभी के द्वारा प्यार किया जाता था और सभी स्टूडेंट्स के द्वारा उनका इज्जत भी किया जाता था, यानी कि रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है किस, अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि ऐड करते जाना है एक दूसरे से। 3 ऑफ देम वेयर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बात किसके बारे में होगा, पूनम के बारे में, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स के द्वारा उनको प्यार और रिस्पेक्ट दिया जाता था। 3 ऑफ देम, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स के बारे में बात होगा। 3 ऑफ देम वेयर वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि उनमें जो 3 थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्टडिंग विद पूनम, और पूनम के साथ जो है वो अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे पढ़ने में। CD, ठीक। देयर क्लासमेट कौशल हार्डली स्टडीड एंड स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम वेस्टिंग ऑन पैटल्स। उसमें जो एक क्लासमेट था उनका कौशल, वो जो है ना के बराबर पढ़ाई करता था और वो जो है हंसी मजाक में अपने समय को व्यतीत करता था। ही मेड हिमसेल्फ बिजी बाय कलेक्टिंग ओल्ड पेन्स, यानी कि वो जो है कलेक्ट करता था पुरानी पेन्स को और यूज पेपर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टडीज, और अपने कॉपी किताब को एक जगह रख के वो पढ़ाई को अवॉइड करता था। CD AB आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द इंस्पेक्टर हैड ऑलरेडी प्रूव्ड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैड,
यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हैड का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए वास का यूज हो गया, यहाँ पर देखिए हैड ऑलरेडी प्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपके पास रिमेनिंग है। तो देखिए आप लोगों ने अगर दो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दोनों ऑप्शन पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा समय भी बचेगा। अब पढ़ते हैं सेंटेंस को। द केस हैड ऑलरेडी बीन प्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर, द केस हैड ऑलरेडी यहाँ पर देखिए बीन का यूज हुआ नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे बिना कोई कंफ्यूजन के। तो अगर आपको कोई दिक्कत है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेस के नाम से एक प्लेलिस्ट, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ फॉग, इसका मतलब क्या होता है? इन अ फॉग मतलब, इसका मतलब होता है कि नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि आप जो है कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रैप्ड इन फॉगी वेदर, यानी कि आप धुंधले वेदर में यानी कि मौसम में फंस गए। कंफ्यूज्ड एंड डेज्ड, यानी कि आप जो है असमंजस में है, कंफ्यूजन में है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है। डिस्टर्ब्ड यानी डिस्टर्ब है आप, यानी कि परेशान और नाखुश हैं। साइटलेस एंड ब्लाइंड, यानी कि आप अंधे हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, अब आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द मास्टरों का, इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। अब इसका विपरीत क्या होगा? टीचर यानी कि शिक्षक, कैनेसियर यानी कि विशेषज्ञ, पारखी, इंथुआस्टिक यानी कि उत्साही, एमेच्योर यानी कि नौसिखिया। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन डी है, एक विशेषज्ञ और एक नौसिखिया। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है फेस्टिविटी का। फेस्टिविटी मतलब कि उत्सव, तो ऑप्शन देखते हैं। सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन ए है। फाउंडेशन यानी कि आधार, कैलिब्रेशन यानी कि योग्यता का मापना, बोदरेशन यानी कि परेशानी। राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए कैलिबर, CALIBRE, कैलिबर से ये वर्ड बन गया है कैलिब्रेशन। कैलिबर मतलब होता है आपका योग्यता, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन 25, यहाँ पे आपको OWS बताना है। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अर्थ के यानी कि पृथ्वी के स्ट्रक्चर यानी कि बनावट का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? जियोग्राफर यानी कि भूलौगिक, जियोलॉजिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डील करता है नेचुरल और आर्टिफिशियल जेम स्टोन मटेरियल्स में, यानी कि अंगूठी वगैरह जिसे बोलते हैं, एलिमिनेट। जाइनेकोलॉजिस्ट यानी कि प्रसूति विज्ञान, मतलब कि जो माता बनती है उस समय जो होता है वो बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे है जियोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है भूविज्ञानविद, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर भी है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके जो है आंसर मिला सकते हैं और इसके बाद लेसन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिनोनिम एंटोनिम इस प्रकार से दिया जा रहा है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स का पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन है, तो आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। हम लोगों ने आईबी के एग्जाम में भी किया है। 700 यानी कि 1 साल का ये जो है आपको 700 लगभग दिया गया है पीडीएफ के फॉर्म में। और फरवरी के करंट अफेयर्स में भी लगभग आपको 150 से 200 करंट अफेयर्स दिए गए, यानी कि 900, ठीक है। फिर आपको मार्च का भी मिल जाएगा और अप्रैल में आपका जो है एग्जाम है CHSL का। तो आपके ये जो जितने पीडीएफ्स दिए गए हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये है एसएससी CHSL PT 19 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट का इंग्लिश क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।